नमस्कार आदाब। मैं हूं जियाउल हक। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 47। आज हम अपनी टीम के साथ एक ऐसी जगह पहुंचे हुए हैं जिसे लोग कृष्णा नगर के नाम से जानते हैं। ये नेपाल का हिस्सा है और बेसिकली ये बॉर्डर एरिया में पड़ता है। मैं आज जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो रजत प्रताप शाह जी हैं जो कि कृष्णा नगर के मेयर हैं। मैं उसी सिलसिले में आपके पास पहुंचा हूं कि यहाँ आपसे मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मेयर साहब, आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी टीम के साथ मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेयर साहब से मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जब मेरी टीम यहाँ आ रही थी आपके पास, तो मुझे एक जानकारी मिली कि आपने अपने कृष्णा नगर पालिका में एक बीएड कैंपस बनाया है। यानी कि आप यहाँ जो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, इससे पहले वो कैंपसेस यहाँ नहीं थे। तो मैं आपको अपनी टीम के जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस कैंपस बनाने के पीछे क्या पस मंजर थे, क्या बैकग्राउंड्स थे और आगे इससे क्या लाभान्वित होंगे आपके लोग। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, मैं उस परिवार से हूं जहां पर शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। मेरे बाबा जो थे, उन्होंने शिक्षा के लिए तमाम स्कूलों का स्थापना किया। लगभग 3-4 स्कूल हमारे नेपाल में, एक बढ़नी में जो भारत में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, गांधी आदर्श करके नाम से वो स्थापना किया। तो मेरा परिवार शिक्षा के प्रति बहुत ही गंभीर रहा है। इसी सिलसिले में जनता ने जो है मुझे भी मेयर बना के 2 बार, मैं मेयर, एक बार संस्थापक मेयर हूँ, दूसरी बार मैं पुनः मेयर प्रतिस्पर्धा करके जनता ने मुझे स्वीकार करके जनता ने मुझे बैठाया है इस पद पे। तो मेरा मेन मकसद है कि समाज में जो शिक्षा में हम लोग बहुत पीछे हैं, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा का गुण स्तर कैसे बढ़ाया जाए, वो चाहे जिस समाज में हो। शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त कर रहा है, सामुदायिक स्कूल से प्राप्त कर रहा है, चाहे प्राइवेट स्कूल से प्राप्त कर रहा है, चाहे मदरसा से प्राप्त कर रहा है, चाहे संस्कृत स्कूल से प्राप्त कर रहा है, उसको गुण स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरा मकसद ये है, जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो सामाजिक रूप में हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। जितना भी कंपटीशन होता है, चाहे लोक सेवा आयोग हो नेपाल में, या प्रशासनिक कोई भी, या इंजीनियरिंग कोई भी, जो कंपटीशन के हिसाब से जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें हमारी जो हमारे समाज के लोग हैं वो बहुत पीछे हो जाते हैं। लगभग समझिए 2%, 3% भी नहीं आ पाते हैं। तो इसके गहराइयों में जाना पड़ेगा कि ये कमी कहाँ से है, क्योंकि अगर किसी चीज का आप रिफॉर्म या रीइन्वेंशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबको जरूरी है कि रिफॉर्म करना पड़ेगा। जो पुराने ढर्रे से हम लोग शिक्षा को आगे ले जा रहे हैं, उस जरिए से हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए शिक्षा सुधार करने के लिए सबसे पहले सबको रिफॉर्म करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए सबको, जो पुराने ढर्रे से जिसका सिस्टम है, जिसका है, वो हटके एक अच्छी नीति, अच्छी पॉलिसी बना के आगे जाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सही कहा आपने मेयर साहब। मेयर साहब से मेरा इसी फर्दर डिबेट को आगे बढ़ाते हुए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब मेरी टीम यहाँ आ रही थी आपके पास, तो मैंने कृष्णा नगर के मार्केट को ऑब्जर्व किया, उसको समझा। तो यहाँ का जो व्यापार है, जो व्यापारी लोग हैं, उनका व्यापार पहले के कंपैरिजन में घटा है। तो आप एज ए मेयर उनके लिए क्या करना चाहेंगे या क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात, ये नेपाल का जो संरचना है सरकार का, उसमें 3 ढांचे में 3 सरकार है। संघीय सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर प्रादेशिक सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, फिर ये आपका लोकल गवर्नमेंट जिसमें स्थानीय पालिका वगैरह आता है। तो 3 तरह का सरकार है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे जो मूल्य की बातें हैं, जैसे रोज घर के खर्चे होते हैं या कुछ भी जरूरतें सामान का होता है, वो कम से कम अगर हम नेपाल में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो उस पार अगर 35 रुपए किलो चीनी हो, तो इस पार भी 30 रुपया 32 रुपये किलो चीनी होना चाहिए। तमाम सामान है। अब सामान में कई चीजें आ गई, तो जब तक आपका मूल्य
इंडिया के बराबर नहीं होगा या उससे कम नहीं होगा, तब तक यहाँ व्यापार आगे करने में समस्या होगी। क्योंकि यहाँ के जो टोटल कंज्यूमर हैं वो इंडिया जाते हैं सामान खरीदने, क्योंकि वहाँ सामान सस्ते में और वैरायटीज मिल जाती हैं उनको। अब जब सामान नहीं खरीदेगा तो निश्चित रूप से व्यापार डाउन होगा। व्यापार डाउन होगा तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं रख पाएंगे। तो आदमी जब कहीं कंज्यूमर जब जाता है तो उसको क्वालिटी क्वांटिटी देखता है। तो जब तक दोनों जगह के देश का रेट एक बराबर नहीं होगा बॉर्डर एरिया में, तब तक व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। अभी परसों ही मैं लखनऊ गया था, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मैं यहीं के व्यापार के विषय में मैं मिला हूँ। बहुआयामी योजनाओं के साथ में मिला हूँ। दो पक्षीय रणनीति जो व्यापारिक होता है, चाहे भारत और नेपाल के का जो संबंध है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। कृष्णानगर नेपाल में है, बढ़नी इंडिया में है। दो पक्षीय रख के वहाँ के लोगों को व्यापार अच्छा मिले, वहाँ के लोकल्स को रोजगार मिले, इसलिए कम से कम हमारे तरफ से इंडिया में पहल हो, 4 लेन सड़कें आए और आपकी फ्लाईओवर बन जाए और बिजनेस व्यापार के लिए थर्ड कंट्री गुड्स का परमिशन मिल जाए। उसके बाद इमिग्रेशन आ जाए हमारे बढ़नी में, इंडिया में, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो लोकल्स हैं, चाहे कृष्णानगर चाहे इंडिया के, उनको व्यापार में अच्छा एक बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से अपनी बात रखी है और जो मैं इसी आपके ही जवाब से क्वेश्चन निकाला हूं कि जिस तरह से मैं जब आया आपके पास, तो कृष्णा नगर में जिस तरह से रोड का डेवलपमेंट हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है, चौड़ीकरण हुए हैं। मैं इसी को फर्दर इसमें एक चीज जो मेयर साहब ने कहा उसको मैं एक ऐड कर दूं, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर पैरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज इंडिया में सेब 100 रुपए किलो है और यहाँ परचेजिंग पावर के हिसाब से यहाँ के वहां भी 100 रुपए किलो होने चाहिए, तब वो लोग अपना कॉस्ट बेनिफिट देख करके कि यहां से वहां जाएंगे, क्या नुकसान क्या फायदे होंगे, तब वो यहां खरीदेंगे। ये बेसिकली आपने बहुत अच्छे आंसर रखे। मैं फिर आगे बढ़ करके क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि कृष्णा नगर में जो माइनॉरिटीज हैं, यहाँ जो लोग अल्पसंख्यक लोग रहते हैं और भारी संख्या में अल्पसंख्यक हैं, तो वह इनके एजुकेशन के लिए आपने क्या किया है और आगे क्या करने के प्लान है? अभी तक कोई भी डिग्री कॉलेज एज ए माइनॉरिटी स्टेटस पे यहाँ नहीं है। नहीं, सबसे पहली बात, मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है। मैं सबकी समस्याएं सुनने के लिए मैं ऑफिस में टाइम देता हूँ, घर पे टाइम देता हूँ, मेरा मोबाइल ऑन रहता है। चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, सबके लिए मैं सुनता हूँ। अब नगर पालिका स्तर पे जैसे अगर देखा जाए तो जो सुविधाएं हम शिक्षा में दे रहे हैं वो शिक्षाएं सबको मिलना चाहिए बराबर में, क्योंकि समाज को उठाने में चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी, जब तक आप शिक्षा में मजबूत नहीं रहेंगे, शिक्षा का गुणस्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक हम उम्मीद नहीं करें कि लोग रोजगार पाएंगे, नौकरी पाएंगे। तो अब रोजगार नौकरी के लिए कम से कम शिक्षा का गुणस्तर बढ़ना चाहिए। मदरसों में सरकार की लगानी, संघीय सरकार की लगानी बहुत ही कम है। लगभग 2,40,000 रुपए एक मदरसे में आता है। अब मदरसे में शिक्षा कैसे हो, समस्या। दूसरा, यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षक की दरबंदी यहाँ बहुत कम है हमारे मधेश में। वहीं पहाड़ में जो है लगभग 20 बच्चों पे एक शिक्षक है, यहाँ लगभग 100 बच्चों पे एक शिक्षक है। तो यहाँ थोड़ा सा सरकार की नीति मुझे फेल्योर नजर आ रही है। नीति के साथ नियत जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम एक छोटे कद के एक स्थानीय सरकार के मेयर है, जितना मेरा कोशिश होता है, चाहे संघ सरकार में, चाहे प्रदेश सरकार में, चाहे मित्र राष्ट्र भारत के हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कोशिश किया है यहाँ के लोगों को आगे ले जाने के लिए, व्यापारिक रूप से, शिक्षक रूप में मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश मैं करता रहूंगा तो मुझे कम से कम एक अभिभावक के रूप में संघ सरकार, प्रदेश सरकार अगर मुझे सहयोग देगा तो निश्चित रूप से मैं यहाँ हर समाज के लिए मैं बदलाव करके दिखा दूंगा। बिल्कुल मेयर साहब, आपने जिस तरह से रोड का बात कहा था इससे पहले वाले आपने आंसर में, तो आप बढ़नी में जिस तरह से आप मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं, या वो जिस तरह से क्या आश्वासन आपको दिए आगे बढ़नी के डेवलपमेंट में, मुख्यमंत्री जी का क्या योगदान रहने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका बहुत ही सकारात्मक जवाब था, क्योंकि पारिवारिक उससे भी महाराज जी हमारे परिवार से बहुत घनिष्ठ हैं। उनको कृष्णा नगर बढ़ने के बारे में
उनको कहने ही नहीं, उनको पूरा सब जानकारी है। उन्होंने 4 लेनिंग शायद प्रस्ताव भी किया है और ये इसका क्या नाम है, हमारे ख्याल से बाईपास का सर्वे भी हो चुका है। तो जल्दी ही योजना वो संचालन में करेंगे। उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक लिया है और पूरा आश्वासन भी दिया कि हम लोग दो पक्षीय उस पर रणनीति बना के कृष्णानगर बढ़नी को डेवलपमेंट करेंगे। बिल्कुल, हमेशा देखिए कि जो हम जहां बैठे हैं ये नेपाल है, 700 मीटर जाएंगे, 500 मीटर तो इंडिया लग जाता है, तो हम बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं। और इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, यानी कि विदाउट वीजा आया जाया जा सकता है। तो इस पक्ष में जो इधर के मेयर हैं शासन प्रशासन में है और उधर डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर जो इंडिया का लगता है उधर के जो शासन प्रशासन है, दोनों का एक कोलैबोरेशन हो, दोनों एक दूसरे से मिल करके डेवलपमेंट का कार्य करें, यही मेरा सुझाव होगा। मैं आपसे फिर आगे एक मेरा क्वेश्चन है और लास्ट होगा। आपने बहुत कीमती टाइम मुझे दिया है। आप यहाँ के लोगों को, जो आपकी जनता है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो खुशहाल रहें? मैं जनता को यही मैसेज दूंगा कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनिए, नियम कानून को फॉलो करिए। आप नियम कानून को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हर क्षेत्र में हम आगे जाएंगे और विकसित होंगे। अपना घर, अपना सामने का सड़क, नाली और अपने बाजार को, अपने गांव को आप साफ रखिए, सुंदर रखिए। ये हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अपने घर के सामने सड़क, नाली साफ रख सकते हैं। जो भी कचरा निकले उसको सड़क पे मत फेंकिए या नाली में मत फेंकिए। हमारी नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली आएगी, आप उसमें अपना कूड़ा डाल दीजिए। और मेरा विनम्र आप लोग से अनुरोध है, अपेक्षा भी, कि कृष्णानगर को एक सुंदर और साफ कृष्णानगर नगर पालिका बनाने में आप सबका सहयोग रहेगा, ये मेरा अपेक्षा उम्मीद भी है। धन्यवाद। शुक्रिया मेयर साहब, आपने जिस तरह से अपनी बातें रखी। अभी हम इससे पहले कुछ आपके ही लोग से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक आर्टिकल बताया, आर्टिकल 16, यानी कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी इन नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो चुका है, तो जनता के लिए एक फंडामेंटल राइट्स भी है, उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी हैं, जिस तरह से मेयर साहब ने कहा। मैं अपने दर्शकों को कहता हूं कि आप हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यूज़ अड्डा 47। और मेयर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। शुक्रिया आपको तो आपकी टीम को धन्यवाद नगर पालिका की तरफ से। जी थैंक यू। आप सब्सक्राइबर लें। थैंक यू वेरी